हेलो एवरीवन। आज हम ओशनोग्राफी ट्रूजिलो थर्मन बुक का चैप्टर 3 मैराइन प्रोविंसेस को कवर करेंगे। तो अभी तक हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसे अच्छे से देख लें। और हाँ, अगर आप बुक अभी तक ख़रीदे नहीं हैं या कुछ भी आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने पास एक बुक रखे रहें और जैसे से मैं पढ़ाऊँ उसको बस आप उसके हिसाब से पढ़ते रहें, टॉपिक देख देख के, तब आपको आसानी होगी। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 मैराइन प्रोविंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 मैराइन प्रोविंसेस। तो इस चैप्टर में, इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक में बस इतना बताया है कि हमारा ओशन फ्लोर के पहले लोग साइंटिस्ट लोगों को क्या प्रेडिक्ट करते थे और फिर बाद में अच्छे से प्रेडिक्ट करने के बाद क्या पता चला। और लगभग अभी तक हमारा 80% जो सी फ्लोर है उसे अभी तक हम ठीक से डिटेल वे में टोपोग्राफिक मेज़र कर नहीं पाए हैं। तो इससे बहुत सारा अभी हमें ओशन फ्लोर को मेज़र करना बाकी है। ठीक है, तो ये ओशन फ्लोर में हमें क्या क्या मतलब जब देखा गया तो बहुत सारे इसमें चीज़ पाए गए। हाईली वेरिड इंक्लूड डीप ट्रब्स, एशियन वोल्कानोज, सबमराइन कैनियंस और ग्रेट माउंटेन चेन्स यहाँ पर पाए गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ थे, तो इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको कुछ इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ओशन फ्लोर को हमारा 3 मेन प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। कितना? 3 मेन प्रोविंसेस में ओशन फ्लोर को डिवाइड किया गया है। पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, जो कि सैलो मतलब क्या होते हैं, जो बहुत ही नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, और क्लोज टू लैंड, जो कि अगर हमें लाइट पर्पल कलर ना इमेज मतलब जैसे बुक आप खोलोगे यहाँ पर लाइट पर्पल कलर में यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो ऐसा इसको बोलने का मतलब है। तो आप उसे बाद में देख सकते हैं अपने से। तो बाकी फिर दूसरा है डीप ओशन बेसिन्स, फिर तीसरा है द मिड ओशनिक रीच। ठीक है, तो ये हमारा मेनली 3 इसी चीज़ पे ही हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस टेक्निक्स यूज करेंगे कि हमारा ओशन बैथीमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि हमारा 3 मेन प्रोविंसेस को लेके हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि ओशन बैथीमेट्री होता क्या है। और उससे पहले कि बैथीमेट्री हमारा है क्या। बैथीमेट्री मतलब मेज़रमेंट ऑफ द डेप्थ को मेज़र करने का एक टेक्निक को हम बैथीमेट्री बोलते हैं। ठीक है, डेप्थ मेज़रमेंट। ठीक है, क्या हो गया हमारा डेप्थ मेज़रमेंट को हम बैथीमेट्री बोलते हैं। तो ओशन बैथीमेट्री क्या हो गया, ओशन का डेप्थ को मेज़र करना। ठीक है, तो और हमारे ओशन का डेप्थ को मेज़र करना, और उसके होता है कि उसका शेप कैसा है, ओशन का डेप्थ का, ओशन फ्लोर का शेप कैसा है, उसका टोपोग्राफी कैसा है। टोपोग्राफी मतलब क्या हो गया, उसका प्लेस के बारे में अच्छे से डेस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस बोल सकते हैं ओशन फ्लोर का। ठीक है, तो ओशन फ्लोर का डेप्थ कैसा है, उसका शेप कैसा है, और उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में। ठीक है, तो यही हमारा बैथीमेट्री होता है। तो क्या क्या टेक्निक हम यूज करते हैं, व्हाट टेक्निक्स आर यूज टू डिटरमाइन ओशन बैथीमेट्री। अब इसको हम पढ़ेंगे। तो बैथीमेट्री यहाँ पर देख लिए, डेप्थ मेजरमेंट वही सब जो मैंने आपको बताया वही सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो और हाँ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स जो मैंने आपको 3 तो बताया था यहाँ पर मेन प्रोविंसेस होते हैं। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होते हैं, जो कि सैलो रहते हैं और लैंड के पास रहते हैं। ठीक है, सैलो एंड क्लोज टू लैंड। फिर हमारा डीप ओशन बेसिन जो होते हैं वो डीप एरिया फर्दर फ्रॉम लैंड से बहुत ही डीप एरिया में मौजूद रहते हैं। और मिड ओशनिक रीज ये हमारा क्या है, ये टॉल वोल्केनिक माउंटेन रेंज है। टॉल वोल्केनिक माउंटेन रेंज शैलो फीचर्स दैट जिग-जैग्स थ्रू द सेंटर ऑफ ओशन बेसिन्स। ठीक है, तो उसके बारे में उतना हमें जानना नहीं है। फिर अभी आ जाते हैं हम साउंडिंग्स के बारे में। ठीक है, अभी हमारा आ गया क्या, साउंडिंग्स। ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाँ, अभी हमारा साउंडिंग्स क्या हो गया, जो हमारा ये इसमें होता है कि पहला जो रिकॉर्ड था, ठीक है, ओशन डेप्थ को मेज़र करने का, वो कौन से सी में था, हमारा मेडिटेरियन सी में था। ठीक है, कब, 85 BC बिफोर क्रिस्ट में था। किसने किया था, एक ग्रीक एक्सप्लोरर ने जिसका नाम था पॉजिडोनियस। उसका पहला मिशन था, मिशन था एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन का जवाब देने का, जो कि था हाउ डीप इज़ द ओशन, हमारा ओशन कितना गहरा है। तो पोजिनियस पोजिशन के क्रू मेड ए साउंडिंग, उन्होंने एक साउंडिंग बनाया बाय लेटिंग आउट नियरली 2 किलोमीटर्स ऑफ लाइन बिफोर द हैवी वेट ऑन द एंड ऑफ द लाइन टच्ड बॉटम। ठीक है, एक मतलब बहुत सी
वैसे हम ऐसे कोई भी चीज़ मेज़र करने के लिए क्या करते हैं, एक तो पत्थर में रस्सी बांध लेते हैं और फिर ऐसे पूरा उसको पूरा अंदर तक ढुका देते हैं, फिर पानी जहाँ तक वो रस्सी में लगे रहेगा मेज़र कर लेते हैं, हाँ इतना गहरा पानी है, ऐसे करते हैं नॉर्मली। वो लोग भी इसी टाइप का कुछ किए। तो 2 किलोमीटर का लाइन वहाँ पर ही हैवी वेट का यहाँ पर लगा के देखे कि कितना गहरा है। फिर लगभग 2000 साल तक यही साउंडिंग लाइंस को इस्तेमाल किया जाता था ओशन डेप्थ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो हमारा फिर ये एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओशन डेप्थ। अगर ये पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा कि ओशन डेप्थ का अगर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है, तो फैथोम होता है, ठीक है। तो 1 फैथोम कितना होता है, लगभग 1.8 मीटर। तो यहाँ पर इस लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओशन डेप्थ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओशन डेप्थ, ये हमारा कितना हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैथोम बोलते हैं। पहले लिख लीजिए, फैथोम बोलते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट डेप्थ क्या है, फैथोम है, जो कितना होता है 1.8 मीटर होता है। और 1.8 मीटर कितना होता है, अगर फीट के वाइज में देखें तो 6 फीट होता है, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट सिस्टमेटिक बैथमेट्रिक मेजरमेंट ऑफ द ओशन वर मेड इन 1872। पहला जो सिस्टमेटिक बैथमेट्रिक मेजरमेंट हुआ था ओशन का, वो हमारा कब हुआ था, 1872 में। और किसने किया था, HMS बिगलर चैलेंजर, अबॉर्ड द HMS चैलेंजर ड्यूरिंग इट्स हिस्टोरिक 3.5 ईयर वोयाजर, ये था। फिर एवरी सो चैलेंजर्स क्रू स्टॉप्ड एंड मेजर द डेप्थ अलॉन्ग विथ मेनी ओशन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वहाँ पर ये चैलेंजर्स के क्रू जो होते थे वहाँ पर रुकते थे और देखते थे कि वहाँ पर ही हमारा ओशन का डेप्थ कितना है। बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टी उसका चेक करते थे कि उसका क्या क्या उसका शेप है, क्या है। अभी ओशन बैथमेट्री में से पढ़े थे उसके बारे में, तो वही सब वो लोग देखते थे। तो वो फ्लैट है ओशन फ्लोर, तो उन्हें क्या पता चला कि डीप ओशन फ्लोर जो है हमारा, बहुत जो गहरा ओशन फ्लोर है, वो फ्लैट नहीं है, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स है, वेरिएंट फीचर्स है, उनका एलिवेशन अलग अलग है, कहीं कहीं अलग अलग है। तो जस्ट ड्राई लैंड, जैसे कि हमारा ड्राई लैंड का होता है, हर जगह तो बराबर नहीं होता है, कहीं पहाड़ मौजूद होता है, कहीं पर गड्ढा मौजूद होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का वहाँ भी है। हाउएवर, जबकि हम ओशन वही हम डिटरमाइन किए, तो हमें पता चल गया। हाँ, तो इसमें और कुछ हमारा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ इको साउंडिंग्स आगे हम बढ़ते हैं। तो इको साउंडिंग्स में क्या है, हमारा क्या क्या वहाँ पर इस चीज़ इस्तेमाल करते थे, क्या क्या वहाँ पर ही मोशन मेज़र को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इको साउंडर वहाँ पर ही, या फैथोमीटर उसको बोलते थे, ठीक है। तो अर्ली 1900 में क्या था कि इको साउंडर हमारा एक सिग्नल सेंड करता था, सेंड से साउंड सिग्नल को सेंड करता था, जिसे पिंग बोलते थे। कहाँ से, वो शिप डाउनवर्ड, ठीक है। शिप से हम एक पिंग जैसा साउंड सिग्नल भेजते थे, कहाँ पर ही, ओशन में, जहाँ पर ही वो हमारा एक इको प्रोड्यूस करता था। जब वो किसी डेंसिटी, मतलब किसी बहुत ही बड़ा बड़ा चीज़ से पत्थर से टकराएगा, तो वो एक तो अलग अलग टाइप का इको वहाँ पर ही बाउंस होता था। जैसे फिर अगर मैराइन ऑर्गेनिज्म में करेगा तो वहाँ पर ही अलग फिर होगा, सच ए मैराइन ऑर्गेनिज्म और द ओशन फ्लोर। मैराइन ऑर्गेनिज्म करेगा तो अलग टाइप का इको प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर ओशन फ्लोर में अगर किया तो कुछ अलग टाइप का इको प्रेजेंट होगा। तो उस टाइप से यहाँ पर इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर ही क्योंकि वाटर जो है एक गुड ट्रांसमीटर ऑफ साउंड है, जो कि हमें सो द टाइम इट टेक्स फॉर द इकोज टू रिटर्न इज़ यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ एंड एज ए रिजल्ट द कॉरस्पॉन्डिंग शेप ऑफ द ओशन फ्लोर। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जब हम उसको सिग्नल भेजते थे तो हमारा रिटर्न बैक होने में इको को कितना टाइम लगता था, उससे हमें पता चलता था कि हमारा ओशन का डेप्थ कितना है, और फिर उसी हिसाब से हम ओशन का शेप भी लगभग मालूम कर लेते थे। तो हमारा फिर 1925 में एक जर्मन वेसल था जिस मैट्योर, वो हमारा क्या किया, इको साउंडिंग का इस्तेमाल किया टू आइडेंटिफाई द अंडर वाटर माउंटेन रेंज रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो उसे क्या पता चला कि इको साउंडिंग से क्या हो रहा है, और लैक्स डिटेल्स एंड ऑफन गिव्स एन एक्यूरेट व्यू द रिलीफ ऑफ द सी फ्लोर। हाँ, तो इसमें हमारा बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कुछ खास इसमें है नहीं। हाँ, लेकिन ये डायग्राम हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये डायग्राम में क्या होता है, इको साउंडर रिकॉर्ड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अच्छे से आप पढ़ लीजिए। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, ठीक है। वर्टिकल एग्जाजरेशन इस 12 टाइम्स, मतलब 12 टाइम्स बढ़ा करके इसे दिखाया गया है। Between a depth of 350 meter and 400 meter, the deep scattering layer represents the concentration of marine organisms.
ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, मराइन ऑर्गेनिज्म बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ पर, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। और फिर अगर इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ें तो इसमें कुछ खास और भी कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसे मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। पहले कुछ कुछ और देख लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊंगा। बाकी ये पीडीआर ये सब नाम याद रखिएगा, प्रिसीजन डेप्थ रिकॉर्डर। ये भी हमारा साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर सोनार बीम, ठीक है, सी बीम, द फर्स्ट मल्टी बीम इको साउंडर ये हमारा था सी बीम, जिससे हमें पॉसिबल था कि हम क्या करते थे, शिप टू मैप द फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर अलॉन्ग ए स्ट्रिप अप टू 60 किलोमीटर्स वाइड, 60 किलोमीटर वाइड तक हम उस ओशन फ्लोर का मुआवजा कर सकते थे, ठीक है। बाकी अभी हम अगर देखें तो इसमें और कुछ खास, ऐसा कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है, कौन सा इस्तेमाल होता है, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी आए हुए थे पिछले साल, तो मैं भी उसको करवा देता हूँ। ओके, सी हमारा पहले लिख लीजिए कि ट्रेडिशनल डिवीज़न एक हिसाब से लिख लीजिए। ट्रेडिशनल डिवीज़न हमारा क्या था, पहला था लिटोरल डिवीज़न, ठीक है, लिटोरल डिवीज़न। हमारा इसका हाइट कहाँ से कहाँ तक था, 200 मीटर, मतलब एंड अबव, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हमारा एक ओशन फ्लोर है ना, उससे 200 मीटर नीचे तक हमारा क्या था, लिटोरल डिवीज़न, मतलब सबसे सैलो और लोएस्ट डिवीज़न यही था हमारा। ठीक है, समझ गए। अभी फिर और लिखिए, फिर हमारा बैथियल डिवीज़न। बैथियल डिवीज़न हमारा ये कहाँ तक था, 200 से 2000 मीटर, बैथियल डिवीज़न था। फिर नाउ एबाइसल डिवीज़न। एबाइसल डिवीज़न कहाँ से कहाँ तक था, बिलो 2000 मीटर, ठीक है। और फिर हेडाल जोन था। इस पे से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, यहाँ से जैम में आया हुआ था, मैं जाम में आया हुआ था, मैं दिखा देता हूँ, इसी साल ही आया था। डीप सी हेडाल जोन में क्या हो गया, डीप सी ट्रेंचेस आर लोकेटेड इन द हेडाल जोन। डीप सी ट्रेंचेस आर लोकेटेड, हमारा कहाँ लोकेटेड थे, हेडाल जोन में, यहाँ पर लोकेटेड थे, लोकेटेड इन दिस जोन, ठीक है। और इनका हाइट कहाँ से होता था, मतलब 6000 मीटर से एक्सटेंड करते थे, सॉरी, एक्सीडिंग 6000 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बता देता हूँ, और बाकी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ओशन डेप्थ में आपको बता दिया, जो कि कितना था, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेटॉम बोलते हैं, जो कि 1.8 मीटर था। नाउ इको साउंडिंग्स। इको साउंडिंग्स क्या होता है, हमारा यूज टू डिफेक्ट द रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर का रिलीफ फीचर को डिपिक्ट करने के लिए हम इको साउंडिंग उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इको साउंडिंग समझ के क्या बोलते हैं, इको साउंडिंग क्या है, टू डिपिक्ट द रिलीफ फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर। नाउ मल्टी बीम इको साउंडर। मल्टी बीम इको साउंडर क्या है, मल्टी बीम इको साउंडर हमारा ये क्या है, यूज टू डिपिक्ट द रिलीफ, ये हमारा है। और साइड्स के नहीं, पहले इसको देख लीजिए, मल्टी बीम इको साउंडर और साइड स्कैन सोनार। साइड स्कैन सोनार ये हमारा क्या है, आर द एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स डेट यूज साउंड टू मैप द ओशन फ्लोर। ये हमारा एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स है। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट यूज साउंड टू मैप द ओशन फ्लोर, जो कि हमारे साउंड का इस्तेमाल, डेट यूज साउंड टू मैप द ओशन फ्लोर, ठीक है। नाउ साइड स्कैन सोनार, ये हमारा क्या होता है, साइड स्कैन सोनार ये हमारा कौन से कंडीशन में इस्तेमाल होता है, यूजिंग डीप वाटर कंडीशन। डीप वाटर कंडीशन में हम साइड स्कैन सोनार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये साइड स्कैन सोनार जो हमारे इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डीप वाटर कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
बाकी अभी मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जिससे आप अच्छे से देख लीजिए इसे। हो गया? हाँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैं आपको बता रहा था। हाँ, जैसे देखिए, पहली बात ये हम इससे पहले एक बार क्वेश्चन किए थे, तो इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स हैज़ द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? यूरेशियन, पैसिफिक, अफ्रीकन और नॉर्थ अफ्रीकन। कौन सा होगा? हमारा सब पढ़े थे ना, पैसिफिक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा हमारा ऐसा टेक्टोनिक प्लेट है जिसका सबसे ज़्यादा एवरेज वेलोसिटी होता है, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी होता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? पैसिफिक। ठीक है, और फिर ये सब क्वेश्चन हम अभी तक पढ़े नहीं है, तो इस बारे में हम करेंगे नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? हाँ, ये भी पढ़ रहे थे ना। विच इज़ द सैलोएस्ट अमॉन्ग द मेराइन एनवायरनमेंट्स लिस्टेड बिलो। ठीक है, नेरिटिक, लिटोरल, एबाइसल, बैथियल। तो कौन सा होगा? मैं आपको क्या बताया अभी, सबसे पहला क्या होता है? लिटोरल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 200 मीटर एंड अबव। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था? बाथियल, फिर एबाइसल, फिर हेडाल। ठीक है, सॉरी, लिटरल के बाद नेरेटिक था, लिटोरल के बाद नेरेटिक, फिर बाथियाल, फिर एबाइसल, फिर हेडाल था। फिर हमारे इसमें देखिए, द ये भी पढ़ चुके हैं हम, द क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय द ओशन। तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा? 70%। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर द अर्थ रेडियस इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स। कौन से लैटिट्यूड में हमारा अर्थ का रेडियस सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑब्वियसली हमारा जानते हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है? ओबलेट स्फीरॉइड। जब ओबलेट स्फीरॉइड होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? पिचका रहता है, किसका शेप का? तो सेंटर में। तो सबसे ज़्यादा उसका रेडियस कहाँ पर होगा? ए होगा, 0 डिग्री पे। तो हम ये सब इतना ही सॉल्व अभी तक किए हैं। तो इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन था तो मैं आपको बता दिया। और हाँ, आपको और एक दो क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो शायद से ये है एक्टिव मार्जिन, ये एक्टिव मार्जिन, रिफ्टेड मार्जिन, शेयर मार्जिन, ये सब है। तो मैं आपको इसको भी तक से पढ़े नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको बाद में दिखाता हूँ आपको। हाँ, एक क्वेश्चन और है, मैं यहाँ पर दिखाना आपको भूल गया, ये देख लीजिए। हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ओशन बैथोमेट्री। जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी के बारे में ये। तो ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो हमारा ओशन बैथोमेट्री का इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाता नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? देखिए, ऑप्शन देख लीजिए। जियोसैट, ERS-1 एंड 2, टोपेक्स और पोइजडॉन। ठीक है, या कोस्टल जोन कलर स्कैनर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोस्टल जोन कलर स्कैनर। तो इससे देखिए, बुक में दिया भी नहीं था, इतना सब कुछ दिया नहीं है। तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा हो गया कि जियोसैट, ERS-1 एंड 2, ठीक है, टोपेक्स और पोजाइडॉन, ये सबसे भी हम ओशन बैथोमेट्री मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और फिर ये अभी मैं देखे नहीं है, तो इसे हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी फिर से हम जहाँ तक स्टॉप किए थे अपना, अरे ये कहाँ आगे बढ़ गया? हाँ, चलो, तो ये इसमें हम और एक चीज़ देख लेते हैं, प्रिसीजन डेप्थ रिकॉर्डर। प्रिसीजन डेप्थ रिकॉर्डर जो था हमारा, डेवलप किया गया था 1950 में, जो कि क्या कर रहा था? एक हमारा यूजेस से फोकस्ड हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बीम, एक फोकस्ड हाई फ्रिक्वेंसी साउंड बीम का इस्तेमाल कर रहा था, क्या करने के लिए? डेप्थ मेज़र करने के लिए। और उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, 1 मीटर तक रिलेशन था। फिर उसी से हम लगभग बहुत सारा सी फ्लोर या उसका मैप कैसा है, ओशन फ्लोर, उसका मैप बनाए थे। फिर अगर मॉडर्न अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट का हम बात करें तो हमारा क्या होता है? वो मल्टीबीम इको साउंडर्स। मल्टीबीम इको साउंडर जो होता है, उसका पहला जो फर्स्ट मल्टीबीम इको साउंडर था, वो क्या था? वो सी बीम था। ये नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, टू मैप द फीचर्स ऑफ द ओशन फ्लोर अलॉन्ग ए स्ट्रिप अप टू 60 किलोमीटर वाइड। 60 किलोमीटर वाइड तक आप ये कर सकते थे इसका। ठीक है, तो बहुत अच्छा था। और फिर साइड स्कैन सोनार, ये हमारा हो गया, इसका भी बहुत अच्छा है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर ही, यहाँ से यहाँ के यहाँ तक। ठीक है, तो उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। फिर सी माउंट हमारा क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डाटा इतना जो दिया हुआ है इसके बारे में पढ़ने की दरकार नहीं है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोफाइल्स। हमारा सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोफाइल में यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पर ही हाँ, तो ये टॉपिक को फर्दर मूव करने से पहले मैंने भी एक चीज़ देखा कि यहाँ पर नोटिस किया। देखिए यहाँ पर ही टोपेक्स और पोजाइडन सेटेलाइट यहाँ पर ही दिया हुआ है। ठीक है, जैसन 1। तो ये सब जो नाम है ना, हमारा जो क्वेश्चन में से पहले जो आया हुआ था, हम क्वेश्चन जो सॉल्व किए, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर ही हमारा आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर ही आगे हमारा ये सब जो नाम है ना, क्रायोसैट 2 यूरोपियन फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जैसन 1 फ्रॉम नासा,
जैसलमेर कहाँ का था? नासा का। एंड द फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES, ये सब हमारा क्या करती थी? सब एजेंसी है कि, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये सब इस्तेमाल होता था ओशन बैथोमेट्री मेज़र करने के लिए, ठीक है। और फिर हमारे यहाँ पर देखिए जियोसेट यहाँ पर दिया हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे ना, मैं क्वेश्चन और एक बार दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा दिख रहा है, जियोसेट, एक मिनट, हाँ, जियोसेट ERS-1 and 2। ERS का फुल क्या होता है ना, ERS का फुल होता है अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट। ये हमारा मेनली बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें से हम ओशन का बैथोमेट्री मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट ये हमारा होता है। फिर कोस्टल जोन कलर स्कैनर, इससे हम नहीं कर सकते, हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है, बैथोमेट्री मेज़र नहीं कर सकते। फिर टोपेक्स और पोजाइडन ये हमारा हो गया। समझ गए ना क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? इसलिए हर एक चीज़ ये बुक का इंपॉर्टेंट जाता है, कहाँ से क्वेश्चन भी घुस जाता है, समझ में हमें आता नहीं है, ठीक है। जो समझ में आता है तो बहुत ही देख रहे हैं कितना डीप से आ रहा है क्वेश्चन। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक चीज़ मतलब ऑलमोस्ट सब के क्वेश्चन इसी में से आता है। अगर अच्छे से इसी बुक को फॉलो करें ना तो सब हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं बोल रहा था सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोफाइल्स। तो हमारे जो ओशनोग्राफर्स जो ओशन स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, ओशन स्ट्रक्चर बीनीथ द सी फ्लोर, तो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग लो फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करके? एक्सप्लोजन करके या एयर गन का इस्तेमाल करके। जैसे कि हमारा फिगर में दिखाया गया है सोनिन फिगर 3.7। तो 3.7 कौन सा फिगर है हमारा? ये वाला। तो ये हमारा हो गया, ये सब दिख रहा है, ये वह सब। तो इसमें होता क्या है, ये साउंड जो है सी फ्लोर में पेनिट्रेट कर जाता है और उसके बाउंड्री में रिफ्लेक्ट करता है बिटवीन डिफरेंट रॉक और सेडिमेंट लेयर्स। तो प्रोड्यूस करता है हमारा सिस्मिक रिफ्लेक्शन प्रोफाइल्स, जिसका एप्लीकेशन है मिनरल पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में। हमारा इसका एक्सप्लेशन मतलब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। फिर इसको अगर हम इसका प्रोसीजर देखें कि इसमें होता क्या है, कैसे है, तो इसमें अगर हम अच्छे से डायग्राम इसका देखते हैं तो यह है हमारा, इसमें होता क्या है। पहले एयर गन एक्सप्लोजन एमिट्स लो फ्रीक्वेंसी साउंड डेट कैन पेनिट्रेट बॉटम सेडिमेंट्स एंड रॉक लेयर्स, ठीक है। हमारे यहाँ से ये हो गया, रिलीज़ हुआ। फिर ये जो साउंड रिफ्लेक्ट्स ऑफ बाउंड्री बिटवीन द लेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर ही हमारा साउंड का जो बाउंड्री में रिफ्लेक्ट कर रहा है बिटवीन द लेयर्स, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो रहा है। सही, एक तो साउंड यहाँ रिफ्लेक्ट कर गया, फिर ये एक तो इधर अगर रिफ्लेक्ट किया, ये अलग आकर रिफ्लेक्ट किया। फिर एक रिसीवर यहाँ पर ही हमारा होता है जो कि रिफ्लेक्टेड साउंड को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब रिसीव करता है और फिर उसको एनालाइज करता है। हमारा ये पहला हो गया ओशन फ्लोर, फिर सॉफ्ट सेडिमेंट, फाइन सेडिमेंट, रॉक लेयर, ठीक है। फिर यहाँ रॉक किसी से प्रेजेंट है, उस सबको यहाँ पर डिटरमाइन कर लेता है, फिर उसका अच्छे से मैप बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इसका हमारा ये काम होता है। और फिर हम अगर आगे देखें तो व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स में हमारे क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब भी हमारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो इसमें एक और भी चीज़ था यहाँ पर, मैं फॉर्मूला में देखा नहीं, अभी याद आ रहा है। हाँ, D = V/T/2 था, ये फॉर्मूला हमारा था, यहाँ पर दिख रहा है ये फॉर्मूला। इस बेसिस पे भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला नाम जान, क्या होता है कैसा नहीं होता है जान लीजिए। डी क्या होता है हमारा? ये होता है डेप्थ होता है डी। भी क्या है हमारा? वेलोसिटी है, ठीक है। भी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ठीक है। हमारे सी वाटर में हमारा साउंड का स्पीड क्या है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे। फिर टी कितना टाइम उसे ट्रैवल करने में लग रहा है, ट्रैवल टाइम ऑफ द सेकंड। फिर इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें डेप्थ पता चल जाएगा। तो डेप्थ इक्वल टू वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इनटू ट्रैवल टाइम ऑफ द साउंड बाय 2 कर देते हैं, तो हमारा डेप्थ निकल जाता है, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, D = V/T/2, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट ऑन कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। तो हमारा ओशन फ्लोर को हमारा 3 मेजर प्रोविंस में डिवाइड किया गया है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, फिर हमारा है डीप ओशन बेसिन्स, फिर मिड ओशनिक रीज, पहले हम पढ़े थे सबसे पहले ही। तो हमारा ये जो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये होता कहाँ पर दिख रहा है? ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन डायग्राम में, ये हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन दिख गया हमें, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन ऐसे होता है, फिर डीप ओशन बेसिन, फिर मिड ओशनिक रीज, फिर डीप ओशन बेसिन, फिर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दिख रहा है। तो बीच सबसे लास्ट में मिड ओशनिक रीज है, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे भी इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कौन सा सबसे ऊपर है, सबसे मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये करो, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, डीप ओशन बेसिन, मिड ओशनिक रीज, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इस बात से हमें देख लीजिएगा। फिर अभी आगे बढ़ें तो हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन दो प्रकार के होते हैं। पहले एक होता है पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन और फिर एक होता है एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से, इस बारे में अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो ये पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होते हैं ना, ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, हमें ये मिलते हैं फाउंड विद इन द इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट के इंटीरियर में हमें मिलते हैं। फाउंड पैसिव मार्जिन्स आर एम्बेडेड विद इन द इंटीरियर ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट एंड आर देयरफॉर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू एनी प्लेट बाउंड्री। इसीलिए प्लेट बाउंड्री के आसपास नहीं मिलते हैं। इसीलिए पैसिव मार्जिन जो होता है यूजुअली लैक मेजर टेक्टोनिक की एक्टिविटी। इसमें बहुत ही कम टेक्टोनिक एक्टिविटी पाए जाते हैं पैसिव मार्जिन्स में। ठीक है, यहाँ पर ही बहुत ही कम टेक्टोनिक एक्टिविटी पाए जाते हैं। अर्थक्वेक हो गया, इरप्टिव वोल्कानोज, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस यहाँ पर ही कुछ मतलब नॉर्मली पाए ही नहीं जाते हैं। तो द ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस, हमारा एग्जांपल अगर लें तो ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो कहाँ पर है, ठीक है। हमारा सपोज ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये हमारा साउथ अमेरिका हो गया। तो साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट कौन सा हो गया, ये पार्ट। ये पार्ट में लगभग जो है हमारा बोला जा रहा है वेयर देयर इज़ नो प्लेट बाउंड्री, यहाँ पर कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हमारा एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएस। यहाँ पर भी किसी टाइप का प्लेट बाउंड्री मौजूद नहीं है और ये हमारा पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का एग्जांपल है। तो पैसिव मार्जिन जो है ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, बाय रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस। कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस जो है रिफ्ट करता है और फिर हमारा कंटिन्यूस सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है जियोलॉजिकल टाइम तक, तो हमारे जाकर पैसिव मार्जिन वहाँ पर ही प्रोड्यूस होते हैं। तो पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है उसका फीचर्स क्या क्या है, हमारा उसमें है पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि डेट एक्सटेंड टुवार्ड द डीप ओशन बेसिन, वही हमारा एक्सटेंड करते हैं डीप ओशन बेसिन की तरफ। ठीक है, तो पहले हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में देख लेते हैं, ये है क्या, लगातार जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ सबसे ऊपर है, ये भी हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, इसे भी अच्छे से आप याद रखिएगा। पहले हमारा कौन सा है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर कॉन्टिनेंटल राइज, फिर वेबाइसल प्लेन, फिर ये आता है कितना इनका स्लोप डिग्री है। ठीक है, कौन किसका कितना स्लोप डिग्री है, ये सब भी अच्छे से आता है, तो इसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ इसके बारे में भी दिया हुआ है, इधर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पहले इसी को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आगे जो बचा होगा उसको देख लेंगे। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है हमारा, ये क्या होता है, फ्लैट बॉडी होता है। ठीक है, फ्लैट होता है जो कि एक्सटेंड करता है शोर लाइन से कहाँ तक, सेल्फ ब्रेथ तक, वेयर जहाँ पर ही अप्रिसिएबल चेंज इन ग्रेडियंट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ही एंगल वहाँ पर ही चेंज मतलब होता है। ठीक है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, स्लोप, जितना ज़्यादा कितना स्टीप स्लोप टाइप का वहाँ पर मिलता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है रिफाइन एज जनरली फ्लैट जोन, हमारा क्या है, हमारा स्टीप स्लोप गलत बोला मैं। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है जनरली एक फ्लैट जोन है जो कि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, सोर बीनीथ द ओशन सरफेस टू ए पॉइंट एट विच ए मार्क इंक्रीज इन स्लोप एंगल अकर्स कॉल्ड सेल्फ ब्रेक। ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको डायग्राम देख के बताता हूँ, देखिए ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर यहाँ से अचानक से जो हमारा डिग्री जो बढ़ रहा है ना स्लोप का, तो यहाँ पर इसको ही हम बोलते हैं सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन को हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोल रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पर ही बताया है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो है ये फीचरलेस होते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स होते नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंटिन्यूस सेडिमेंटेशन हो रहे हैं, लेकिन बट यूजुअली कंटेन कोस्टल आइलैंड्स, लेकिन यहाँ पर ही मेनली हमारा कोस्टल आइलैंड्स में मिलते हैं। ठीक है, हमारे क्या बोलते हैं, कोस्टल आइलैंड्स में मतलब मिलते हैं यहाँ पर ही। यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, वही सब लिखा हुआ है, कोस्टल आइलैंड्स मिलते हैं, कोरल रीफ्स, फिर कोरल रीफ्स होते हैं, फिर रेस्ट बैंक्स, ऐसे यहाँ पर ही बहुत सारे पाए जाते हैं। फिर अगर जियोलॉजिकली देखें हम, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है ये हमारा एक कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। क्या है, हमारा ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही अंडरलाइंग रॉक जो है वो हमारा क्या है, ग्रेनिटिक कंपोजिशन है। हम इसे पढ़े थे ना, ओशनिक एरिया जो ओशनिक फ्लोर था उसका कंपोजिशन किस टाइप का हो रहा था, हमारा मेनली बेसाल्टिक था। ठीक है, और कॉन्टिनेंट का कैसा था, हमारा क्या था, ग्रेनिटिक था। तो वही यहाँ पर ही बोला जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज विथ जो है, इसका एवरेज विथ कितना होता है अगर पूछा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। लेकिन ये वैरी कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, 1500 किलोमीटर तक वैरी कर सकते हैं, मतलब 70 किलोमीटर से लेके 1500 किलोमीटर तक इसका एवरेज विथ होता है। अगर एवरेज डेप्थ का बात करें
अगर सेल्फ ब्रेक का हमारा एवरेज डेप्थ का अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए एवरेज डेप्थ जो है हमारा कितना हो जाता है 135 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन एंटार्क्टिक के आसपास बट अराउंड एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट इसका हमारा लगभग 350 मीटर हो जाता है सेल्फ ब्रेक जो है। फिर पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो हमारा है, ठीक है, इसको हम कैरेक्टराइज किससे कर सकते हैं, पता कैसे कर सकते हैं, बाय ब्रॉड सेल्फ। वेयर एज एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, नैरो सेल्फ। मतलब हमारा पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होगा उसका सेल्फ कैसा होगा, मतलब कितना ये होगा हमारा, उसका ब्रॉड होगा, जबकि हमारा एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन का हमारा नैरो होगा, ठीक है। तो एवरेज अगर स्लोप का बात करें, एवरेज स्लोप जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ का हमारा 0.1 डिग्री लगभग होता है, ठीक है। कितना होता है 0.1 डिग्री। इसे पूरा अच्छे से लिख के कहीं आप रखिएगा, किसका कितना कितना होता है मैं आपको सब बताऊंगा। पहले इसको लिख लीजिए कि एवरेज स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज़ अबाउट 0.1 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। देखिए आप कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। फिर हमें एवरेज कॉन्टिनेंटल सेल्फ ब्रेक पड़ गया। अगर इसके ऐसे देखें तो हम यहाँ पर इसके ऐसे ये हो गया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से सेल्फ ब्रेक हो गया, फिर ये जो ब्रेक हो रहा है ना यहाँ पर ही, ठीक है। तो हमारे इस कॉन्टिनेंटल स्लोप इसी को ही बोलते हैं। यहाँ से जो इतना दुख हो रहा है, फिर हमारा ये कॉन्टिनेंटल राइज कर रहा है यहाँ पर ही, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में हमारा बेसल प्लेन, फिर हेडल जोन हो जाता है। तो ये हमारा मेनली हो गया। तो हमारा मेनली इसके बारे में ख़त्म हो गया, और बाकी इसमें कुछ है नहीं। अभी हम आ जाते हैं पेज नंबर 87 में, जहाँ पर हम इसको छोड़े थे, ठीक है। तो ये पेज में हमारा लगभग देखिएगा, तो ये इसमें आप जाइएगा स्कैन करके, पैसिव और एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में बहुत अच्छे से आपको बता देगा, ठीक है। तो ये एक्टिव मार्जिन जो हमारा है, एक्टिव मार्जिन हमारा एसोसिएटेड किससे रहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बाउंड्री से एसोसिएटेड रहते हैं और मार्क्ड बाय हाई डिग्री ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो फिर दो टाइप के हमारे एक्टिव मार्जिन यहाँ पर ही मिलते हैं। 2 टाइप ऑफ एक्टिव मार्जिन एग्जिस्ट होते हैं। कौन सा, पहला कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन, फिर दूसरा होता है हमारा कौन सा, हमारा ट्रांसफॉर्म एक्टिव मार्जिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो पहले अगर हम देख लें तो इसके बारे में अगर देखें तो कहाँ गया, हाँ, तो हमारा एक्टिव मार्जिन कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन था। जो कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन है वो एसोसिएटेड किससे रहता है, ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट बाउंड्री से एसोसिएटेड रहते हैं। फ्रॉम द लैंड टू द ओशन फीचरलेस इंक्लूड एन ऑन शोर आर्क shaped row of active volcanoes, then a narrow shelf, a steep slope and an offshore trench that delineates the plate boundary। हमारा हो गया, ठीक है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल अगर पूछा जाए, एग्जाम्पल में भी आ सकते हैं। वेस्टर्न साउथ अमेरिका जो कि कहाँ है, जहाँ पर वेयर द नाजका प्लेट इज़ बीइंग सबडक्टेड बीनीथ द साउथ अमेरिका प्लेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन। कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन का हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसे अच्छे से लाइन में देख लीजिएगा, ये लाइन तो ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म एक्टिव मार्जिन, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोस्टल कैलिफोर्निया along the San Andreas fault is an example of transform एक्टिव मार्जिन, ठीक है। ट्रांसफॉर्म एक्टिव मार्जिन जो होते हैं मेनली ये बहुत ही कम कॉमन होते हैं और ये एसोसिएटेड रहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री से, और इस लोकेशन पे हमारा यूजुअली ऑफ शोर फॉल्ट्स पाए जाते हैं जो कि पैरेलल होते हैं मेन ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री फॉल्ट से, और वहाँ पर क्रिएट करते हैं एक लीनियर आइलैंड, फिर बैंक्स जो कि, और डीप बेसिन जो कि हमारा सोर्स से बहुत ही नज़दीक होता है, ठीक है। तो हमारा इसके बारे में जान लिए, फिर कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में जान लिए बहुत कुछ, ठीक है। तो इसमें और कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पर ही, कल एग्जाम्पल दिया हुआ है वैसे जो बता चुका हूँ। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ एग्जाम स्पेसिफिक पता है आपको, क्वेश्चन भी एक आया हुआ था नेट एग्ज़ाम में। तो ये सब एग्जाम्पल जो है ना इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पर ये क्या है क्या नहीं है, तो चलिए देख ही लेते हैं। द टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो हमारा जो टाइप है कॉन्टिनेंटल मार्जिन का, वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है और क्या, शेप और फीचर्स जो कि हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ से एसोसिएटेड हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका का ईस्ट कोस्ट जो है उसका ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ठीक है। आपको जो बताया था वहाँ पर ब्रॉडर कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, देन इट्स वेस्ट कोस्ट से, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको डायग्राम बना कर दिखाता हूँ। जैसे हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका था ना, सपोज ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पर हो नहीं रहा है, एक मिनट, इसी में बनाता हूँ मैं। यहाँ पर सपोज अगर साउथ अमेरिका है ये हमारा, ठीक है। इसका जो बोला क्या है, ईस्ट कोस्ट जो मौजूद है, ठीक है,
सॉरी ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये सॉरी हमारा ईस्ट कोस्ट ये है ना। तो ईस्ट कोस्ट जो है इसका बोलने का क्या मतलब है, इसका ब्रोडर, यहाँ पर ही ब्रोडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है, वेस्ट कोस्ट से। तो ईस्ट कोस्ट जो है, ईस्ट कोस्ट इज ए पैसिव मार्जिन विच टिपिकली हैज़ अ वाइडर शेल्फ। इन कॉन्ट्रास्ट द कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन प्रेजेंट अलॉन्ग द, कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन कहाँ पर प्रेजेंट है हमारा प्रेजेंट है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, तो आप ये सब लाइन याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे लाइन हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ पर है क्या नहीं है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। फिर अब हम आ जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप में। कॉन्टिनेंटल स्लोप में आते हैं, तो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या है, ये कहाँ पर लाई करता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई बियॉन्ड द सेल्फ ब्रेक। ठीक है, हमारा सेल्फ ब्रेक जहाँ पर ही होता है ना, वहाँ से ही एक्सटेंड करता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, यहाँ सेल्फ ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब अचानक से स्लोप आना स्टार्ट हो रहा है, ग्रेडियंट यहाँ पर ही ज़्यादा हाई हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ही हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। बाकी जहाँ पर इसे स्लोप लेना स्टार्ट होता है, यहाँ पर सेल्फ ब्रेक से लेके यहाँ पर इसे हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है हमारा, ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, लाई बियॉन्ड द सेल्फ ब्रेक, जहाँ पर हमारा डीप ओशन बेसिस स्टार्ट होते हैं, डीप ओशन बेसिस बिगिन। तो और यहाँ पर देखा जाए तो इसका एवरेज स्लोप जो होता है ना, एवरेज स्लोप अगर देखा जाए तो इसका एवरेज स्लोप हमारा होता है, लिख लीजिए आप, एवरेज स्लोप जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप का होता है 4 डिग्री, लेकिन ये वेरी करता है 1 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक। यहाँ पर ही लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप चीज़ देख लीजिए। फिर हमारा ये एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, उसको हम अच्छे से देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, देख ही लेते हैं। द ब्रेक एट द टॉप ऑफ द स्लोप मे बी 1 to 5 किलोमीटर अलॉन्ग कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन, कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन के अलॉन्ग, जहाँ पर हमारा स्लोप जो है नीचे घटता है, डिसेंड्स इनटू सबमराइन ट्रेंचेस इवन ग्रेटर वर्टिकल रिलीफ इज मेजर्ड। तो ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में हमारा क्या हो रहा है, द टोटल रिलीफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंडीज माउंटेन टू द बॉटम ऑफ द पेरू चिल्ड्रंस इज अबाउट 15 किलोमीटर। ये डाटा आप लगभग याद रखिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। फिर हमारा आ जाता है, ये सब हमारा हो गया कितना डिग्री है क्या है बोल के। अराउंड द मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन द कॉन्टिनेंटल स्लोप एवरेज मोर देन 5 डिग्री बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन दैट ड्रॉप इनटू ऑफशोर ट्रेंचेस। हाँ, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है हमारा, कंपैरिजन अगर हिसाब से देख लें, ये नेट में कहीं से भी इस बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहीं से भी, तो कंपैरिजन भी एक हिसाब से कभी ना कभी पूछ ले। तो ये हमारा है अ स्टडी डेट कंपेयर डिफरेंट कॉन्टिनेंटल स्लोप्स इन द यूएस में अगर हम अलग अलग कॉन्टिनेंटल स्लोप देखें तो इसे क्या पता चलता है, एवरेज स्लोप, एवरेज स्लोप हमारा कितना है, जस्ट ओवर 2 डिग्रीज। फिर अराउंड द मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन स्लोप, कॉन्टिनेंटल मार्जिन का स्लोप जो है वो 5 डिग्री तक, 5 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जेंट एक्टिव मार्जिन जो कि डेट ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द डीप ऑफशोर ट्रेंचेस। फिर हमारा जो एटलांटिक और इंडियन ओशन जो है अलग हैंड पे, अलग तरफ, उसमें भी कंटेन मेनी पैसिव मार्जिन, उसमें भी बहुत सारे में पैसिव मार्जिन मौजूद हैं जो कि लैक करते हैं प्लेट बाउंड्रीज। थस द अमाउंट ऑफ रिलीफ इज लोअर एंड स्लोप इन द ओशंस एवरेज अबाउट 3 डिग्रीज। ठीक है, तो माना सकता है पैसिफिक किसका ज़्यादा डिग्री है, मतलब कितना ओशन एवरेज अबाउट, स्लोप किसका ज़्यादा कितना है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पैसिफिक ओशन का। ठीक है, पैसिफिक ओशन का स्पेसिफिक यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन का, पैसिफिक ओशन का, किसका हमारा स्लोप सबसे ज़्यादा है, तो हमारा हो जाएगा पैसिफिक ओशन का, जो 5 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं सबमराइन कैनियंस एंड टर्बिडिटी करेंट्स। हाँ, आप इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, एवरेज स्लोप ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप is greater in Pacific Ocean than the Atlantic and Indian Ocean because in Pacific Ocean there are convergent plate boundaries, whereas in Atlantic and Indian Ocean there are several passive plate margins। ये आप लिख लीजिएगा, इतना ही बस इम्पोर्टेंट है। फिर सबमराइन कैनियंस एंड टर्बिडिटी करेंट्स में हमारे बातें हैं, तो इसमें हमारा हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द कॉन्टिनेंटल सेल्फ एग्जिबिट सबमराइन कैनियंस। ठीक है, हाँ, इसमें लगभग ये हमारा भी शेप का होता है और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ कुछ एग्जांपल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, हम नाम इसे याद रखना पड़ेगा।
हाउ आर सबमरीन कैनियंस फॉर्म्ड। ये पढ़ लेते हैं हम, हमारा सबमरीन कैनियंस कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इनिशियली पहले ये सोचा जाता था, पहले हमारा ये सोचा जाता था कि सबमरीन कैनियंस जो है वो क्या है, एशियंट रिवर वैली हैं जो कि क्रिएटेड होते हैं इरोजिव पावर ऑफ द रिवर्स, रिवर की इरोजिव पावर से, जब हमारा सी लेवल जो होता है कम होता है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारा एक्सपोज हो जाता है। जबकि ऑल्दो कुछ कैनियंस जो हैं वो डायरेक्टली ऑफशोर में प्रेजेंट होते हैं, आर डायरेक्टली ऑफशोर फ्रॉम वेयर रिवर्स एंटर द सी, जहाँ से हमारा रिवर एंटर करता है सी में। तो मेजोरिटी इसमें से होते नहीं हैं। तो मेनी इनफैक्ट आर कन्फर्म एक्सक्लूसिवली टू द कॉन्टिनेंटल स्लोप। इन एडिशन अगर देखें तो सबमरीन कैनियंस जो होते हैं वो हमारा कंटिन्यू कहाँ तक करते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस तक कंटिन्यू करते हैं, जिसका एवरेज जो होता है हमारा कितना होता है 3500 मीटर बिलो सी लेवल। तो ऐसा भी हमारा कोई एविडेंस नहीं है जो कि हमें बताता है दैट सी लेवल हैज़ एवर बिन लोअर्ड बाय दैट मच। और फिर साइड स्कैन सोनार survey along the Atlantic coast indicate that the continental slope is dominated by submarine canyons from Hudson Canyon River near New York City to Baltimore। यहाँ से सब उतना डाटा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हाँ इसमें से ऐसे एक चीज़ यहाँ से याद कर रखिएगा कि सबमरीन कैनियंस जो हैं हमारे कहाँ पर मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। और इससे ये पता एविडेंस और देख के वहाँ पर ये पता चलता है कि टर्बिडिटी करंट जो हैं वह रेस्पॉन्सिबल फॉर सबमरीन कैनियन फॉर्मेशन इन कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप में हमारे सबमरीन कैनियन फॉर्म कैसे हो रहे हैं, टर्बिडिटी करंट के द्वारा। ठीक है, टर्बिडिटी करंट के द्वारा हमारा सबमरीन कैनियंस का फॉर्मेशन हो रहा है। दे आर रेस्पॉन्सिबल कार्विंग सबमरीन कैनियंस। ठीक है, ये हमारा हो गया। और डायग्राम यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं एनिमेशन फॉर्म में सबमरीन कैनियंस और टर्बिडिटी करंट का। ठीक है, फिर आगे जब बढ़ते हैं हम कॉन्टिनेंटल राइज में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर ही कॉन्टिनेंटल राइज में आने के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा कॉन्टिनेंटल राइज जो है इसके मतलब बेसिक में अगर जल्दी बता देता हूँ मैं, मतलब इसमें है क्या, छोटा में बता देता हूँ। ये एक ट्रांजिशन जोन है किसके बीच में, कॉन्टिनेंटल मार्जिन और डीप ओशन फ्लोर के बाद में। ठीक है, नहीं सॉरी, कॉन्टिनेंटल स्लोप और डीप ओशन फ्लोर के बीच में, कंप्राइज्ड ऑफ ए ह्यूज सबमर्ज्ड पाइल ऑफ डेब्रिस। ठीक है, यहाँ पर ह्यूज पाइल ऑफ डेब्रिस पाए जाते हैं। तो और फिर टर्बिडिटी करंट जो है यहाँ पर डिपॉजिट जिनका पाया जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, टर्बाइड डिपॉजिट्स। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड ऑल दिस डेब्रिस कम फ्रॉम एंड हाउ डिड इट गेट देयर, तो हमारा इसका हो जाएगा हाउ डिड इट गेट देयर। द एग्जिस्टेंस ऑफ टर्बिडिटी करंट सजेस्ट दैट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय दीज करंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइजेस। ठीक है, तो टर्बिडिटी करंट के द्वारा इसे मिलनी होता है। तो हमारा ये हो गया। फिर वही सब इसी बारे में दिया हुआ है, उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या है क्या नहीं है, खाली टर्बिडिटी वर्ड आप याद रखिए, टर्बिडिटी डिपॉजिट्स के द्वारा ये सब होता है बोल के। तो और फिर हम यहाँ पर एक ठो डाटा और था, सबमरीन कैनियंस आर किस टाइप का शेप के होते हैं, फैन, लोबेट और एप्रोन शेप्ड, याद रखिएगा। ठीक है, एज व्यूड फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से देखें द डिपॉजिट्स एट द माउथ ऑफ सबमरीन कैनियंस, जो हमारा डिपॉजिट होते हैं सबमरीन कैनियन के पास, उसका शेप कैसा होता है, फैन शेप्ड, लोबेट शेप्ड और एप्रोन शेप्ड, जो कि हमारा फिगर 3.12 और 3.14 में दिखाया जा रहा है। इधर से देखिए, ये क्लैथम फैन शेप्ड है, उस टाइप का आप देख सकते हैं बाद में। डीप सी फैन जो होता है हमारा क्रिएट कैसे होता है, डीप सी फैन क्रिएट्स द कॉन्टिनेंटल राइज, हमारे कॉन्टिनेंटल राइज को क्रिएट करता है जब व्हेन दे मर्ज टुगेदर अलोंग द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर अलोंग convergent active margins, however the steep continental slope leads directly into deep ocean trench। हाँ, ये एक डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे जो लार्जेस्ट डीप सी फैन है दुनिया का वो हमारा क्या है, इंदुस फैन। ठीक है, क्या है, इंदुस फैन हमारा है। तो इंदुस फैन जो है एक पैसिव मार्जिन है जो कि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 1800 किलोमीटर साउथ ऑफ पाकिस्तान से एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, इंदुस रिवर में क्या क्या प्रेजेंट है, इंदुस रिवर ये सब आप देख सकते हैं। इंदुस फेन हैज़ अ मेन सबमरीन कैनियन चैनल दैट एक्सटेंड सीवार्ड ऑन टू द फेन बट सून डिवाइड्स इनटू सेवरल सब ब्रांचिंग डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स। ठीक है, तो हाँ, और एक
इंदुस has so much sediment, in fact it partially buries an active mid-oceanic ridge, the कार्ल्सबर्ग रीज। ठीक है, कार्ल्सबर्ग रीज जो है हमारा एक टाइप का जो एक्टिव मिड ओशनिक रीज है वो पार्सली बेरिड हो चुका है किसके द्वारा, सेडिमेंट ऑफ इंदुस बेसिन, मतलब इतना सेडिमेंट इंदुस फैन में हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स हमारा ये सब आप याद रखिएगा। सबसे लार्जेस्ट फ़ैन जो है डीप सी फैंस इन द वर्ल्ड कौन सा है, इंदुस फैन है, जो कि एक पैसिव मार्जिन है। ये सब फैक्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। और यहाँ पर ये क्या क्या है, टर्बिडिटी डिपॉजिट्स के द्वारा ये सब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डायग्राम जितना है हमारा सब डाटा ये सब लगभग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर अगर इसको देख लें हम, टर्बिडिटी करेंट्स आर द, टर्बिडिटी करेंट्स क्या हैं, टर्बिडिटी करेंट्स आर अंडर वाटर एवलेंचेस ऑफ मडी वाटर मिक्स्ड विद सेडिमेंट दैट मूव डाउन द कंटिन्यूअस स्लोप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्विंग सबमरीन कैन्यंस। ये लाइन बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर अभी हम आ जाते हैं व्हाट फीचर्स एग्जिस्ट इन द डीप ओशन बेसिन्स। इसको चलिए हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, इतना ही रहने देते हैं और बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ भी और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर पता चलता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।